आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ठीक है? जो कि हम लोग पढ़ते हैं जैसे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या होती है, ठीक है? बहुमत के प्रकार। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जब आप किसी बुक को पढ़ते होंगे तो हर प्रकार की मेजॉरिटी लिखी होती है, लेकिन किसी बुक में एक जगह या कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक जगह किसी एक आर्टिकल में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि अगर कोई बिल पास करना हो तो कौन सी मेजॉरिटी की ज़रूरत है, कितने वोट पड़ने चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए। तो ये सब प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो बहुत प्रकार के वोटिंग की ज़रूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में। तो ये कैसे किस चीज़ के लिए कब कितने और कितने कैसे, ठीक है? ये मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, वोट की ज़रूरत होती है। तो उसको आज हम एक ही जगह पे सभी को जानेंगे, ठीक है? तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी बिल को पास होने के कितने वोट चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के लिए, मनी बिल को पास होने के लिए। तो हम सभी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को जो कि 3-4 प्रकार के हैं, हमको एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कौन-सी मेजॉरिटी है, ठीक है? तो हम लोग सबसे सिंपल मेजॉरिटी देखते हैं, ठीक है? शुरुआत आसानी से करते हैं कि जो आसान हम लोग को लगे, ठीक है? कि सबसे सिंपल सी चीज़ें जो हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या है? देखिए सिंपल मेजॉरिटी सिंपल सी बात है कि 50% ठीक है? प्रेज़ेंट एंड वोटिंग, ठीक है? इसका क्या मतलब है? मान लीजिए टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ आप जैसे जानते हैं कि 545 है, ठीक है? अब कितने लोग आए हैं, पर्टिकुलर डेट पे कितने लोग आए हैं? जैसे कि टोटल मान लीजिए 200 लोग आए हैं, सब लोग मान लीजिए 10-20 वैकेंसी है, 40-50 लोग एब्सेंट हैं, वहाँ पे है ही नहीं, क्या कहते हैं, लोकसभा में गए ही नहीं, बहुत से लोग नहीं जाते, जानते हैं पूरी कभी वैकेंसी फिल नहीं रहती, सब लोग नहीं आते हैं, स्ट्रेंथ कोरम तो एटलीस्ट मिनिमम 10% चाहिए, आपको पता होना चाहिए। किसी भी उसको संसद को चलने के लिए मिनिमम 10% मतलब कम से कम अराउंड 55 स्टूडेंट होने ज़रूरी है, ठीक है? 55 होने ज़रूरी है, तो कोरम है, ठीक है? तो मिनिमम अगर आपको 50% प्लस 1 होता है, ठीक है? इसका मतलब ये होता है 50% प्लस 1 किसका? सिंपल मेजॉरिटी। मतलब ये अगर 200 लोग आए हैं वहाँ पे और 200 लोग अगर वोट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेज़ेंट के साथ प्रेज़ेंट तो है लेकिन वोट भी करना ज़रूरी है, ठीक है? प्रेज़ेंट एंड वोटिंग लिखा होता है, सिर्फ़ आ जाने से नहीं होता है। मान लीजिए 50 लोग अब्सटेन कर गए, तो 150 में होगा फिर। अब्सटेन का मतलब होता है कि हम वोट नहीं करेंगे, ना येस ना नो, ठीक है? तो अब्सटेन कर गए, ठीक है? अब क्या होगा कि इफ़ेक्टिव कितना स्ट्रेंथ आ जाएगी? 150 आ जाएगी, ठीक है? तो उसके हिसाब से मेजॉरिटी निकलती है। तो मान लीजिए 200 लोग आए हैं और प्रेज़ेंट वोटिंग है, तो 50% मतलब कितना वोट चाहिए वहाँ पे? 101, ठीक है? 200 का 50% कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1, ठीक है? 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 101, ठीक है? इतना ज़रूरत होती है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ-कहाँ होती है? ठीक है? जैसे आपको पता होगा कोई बिल पास करना हुआ, ठीक है? जैसे कि कोई जैसे अभी कानून आप देख रहे हैं सीआरपीसी, आईपीसी आज देखिए पास हो रहा है जैसे, तो ऑर्डिनरी बिल जितने होते हैं, ठीक है? मतलब साधारण बिल जो जो होते हैं, आपको पास कराना हुआ, ठीक है? आप देखते होंगे आर्टिकल जो 3 के तहत जो बिल बनते हैं, जो स्टेट को तोड़ने-मोड़ने में, ठीक है? तो सिंपल मेजॉरिटी जहाँ पे भी है, ठीक है? जहाँ भी होगी मतलब 50% वन ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, 200 लोग आएँगे, अगर 300 लोग आएँगे तो 150 प्लस 1, 200 लोग आएँगे तो उसका ठीक आधा करके 1 जोड़ दीजिए, ठीक है? उसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है। इसको फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहा जाता है, ठीक है? फंक्शनल मेजॉरिटी मतलब अगर कहीं पे भी संविधान में या फिर कहीं किसी चीज़ का ज़िक्र नहीं है कि कौन-सी मेजॉरिटी की ज़रूरत है, तो इसको मान लिया जाता है कि फंक्शनल मेजॉरिटी ये सिंपल मेजॉरिटी है। तो वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग मेजॉरिटी भी इसको कहा जाता है, मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल इसी का होता है। स्पेशल जब कुछ होता है तब अलग बात है, नहीं तो हमेशा इसी का इस्तेमाल होता है। तो हमको लग रहा है इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो गई, सिंपल मेजॉरिटी पे बहुत सिंपल सा है। प्रेज़ेंट एंड वोटिंग जितने लोग आएँगे उसका 50% प्लस 1, ठीक है? तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, ठीक है? हम लोग इफेक्टिव मेजॉरिटी पे चर्चा करेंगे आज। इफेक्टिव मेजॉरिटी होती आप इसको जब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में देखेंगे या फिर कहीं भी देखेंगे तो इसमें लिखा होता है द देन करके, ठीक है? द देन मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है? ये लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? उस समय जो कि मेजॉरिटी है, मतलब जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ चाहिए। अभी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे बनेगा? मान लीजिए टोटल मेंबरशिप का में वैकेंसी हटा दीजिए, एब्सेंट होना, प्रेज़ेंट उपस्थित, अनुपस्थित ना देखिएगा, सिर्फ़ वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी कैसे होगा? मान लीजिए कोई क्या कहते हैं रिज़ाइन कर देता है, बहुत लोग मर गए, मरना मतलब बहुत लोग डेथ हो गई, ठीक है? मरना बोलना का डिसरिस्पेक्ट सब लग रहा है, ठीक है? तो बहुत लोग की डेथ हो गई, चले गए, वैकेंसी आ गई। तो मान लीजिए 500 लोग थे, ठीक है? 500 लोग हैं और उसमें किसी कारण से 150 की
सॉरी मतलब कितना हुआ, हाँ 100 लोगों की वो हो गई, ठीक है, वैकेंसी हो गई, ठीक है, वैकेंसी आ गई। तो 545 स्ट्रेंथ है, मान लीजिए 150 की 145 की स्ट्रेंथ वो वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। तो अब क्या होगा, वैकेंसी होने के कारण अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है वहाँ पे कितनी है 445। 545 है, 100 मान लीजिए 100 वैकेंसी है 445। अब इसका आधा मान लीजिए 45 और है, अगर सीधा सीधा देखिए हम लोग, ज़्यादा इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 400 इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ रहा है, मतलब 145 की वैकेंसी है, ठीक है। तब यहाँ इसकी जो 50% वन होगा, मतलब 200 प्लस 1, ठीक है, 200 प्लस 1। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग की जरूरत नहीं है, आपको इतने वोट चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। यू हैव टू टेक, मतलब आपको इतनी वोट चाहिए आपको। और कहाँ इसकी जरूरत कब पड़ती है मैं ये भी बता रहा हूँ, जब हमने सिंपल में बताया ऑर्डिनरी बिल, कोई साधारण बहुमत कोई बिल पास करना हो, नॉर्मल बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो ये सब नहीं, नॉर्मल बिल जो कोई कानून बनाता है, जब एक्ट बनता है, अधिनियम कुछ होता है, उसके लिए वहाँ पे सिंपल की जरूरत होती है। इफेक्टिव में आपको मिनिमम इतना चाहिए ही, मतलब इफेक्टिव सिर्फ वैकेंसी, शब्द याद रखे रहिएगा, वैकेंसी को हटा के जितने भी स्ट्रेंथ आ रहा है, जितने भी लोगों का, मतलब आप हेड काउंट करें जितने लोग आ रहे हैं, उसका 50% प्लस 1, ठीक है, 50% प्लस 1 ये होता है। अब इसकी जरूरत कहाँ कहाँ होती है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कभी भी अगर आ जाए तो कभी भी पहला, स्पीकर को हटाने में, लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटा जाता है इतना नहीं चर्चा करूंगा सिर्फ इसी पे, क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट को, अब स्पीकर को क्या होगा, स्पीकर को लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा हटा जाएगा, वहां पर राज्यसभा से मतलब ही नहीं है। उपराष्ट्रपति देखिए, क्योंकि पूरे देश का होता है, सिर्फ राज्यसभा का भले उपसभापति होता है, लेकिन पूरे देश का राष्ट्र उपराष्ट्रपति भी होता है। तो इसको इसको हटाने के लिए जो बिल लाया जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है, और राज्यसभा में उसको इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा इसको पास करना होगा, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा पास करना होगा। अब जब इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा राज्यसभा में पास हो जाएगी, उसके बाद जब ये लोकसभा में जाएगी वो बिल, तो वहां पे फिर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। राष्ट्रपति का भी बताते हैं, राष्ट्रपति का अलग खेल है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में लाए हुए बिल को इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा ला, अभी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है मैंने अभी पहले बता दिया है। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा फिर उसी बिल को लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी द्वारा पास किया जाएगा, ठीक है। तो दो लोग देख लिए, दो लोग को हटाने के लिए कौन कौन हो गए, एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, एक डिप्टी चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। इनको हटाने के लिए क्या कहते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी हम आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट में करिएगा, हम दोबारा फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो लेते आएंगे इसी पे, लेकिन इसको बार बार एक बार कहीं रिपीट करके सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी इसको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है जब सरकार को अपना बहुमत दिखाना होता है। गवर्नमेंट को जब अपना लोकसभा में बहुमत दिखाने की जरूरत पड़ती है, तब उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मतलब जैसे आप नॉन कॉन्फिडेंस, मान लीजिए सरकार बन के आती है, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं 2019 का, ठीक है, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बीजेपी ने बहुमत पाया, ठीक है। अब बहुमत पाया, ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन ने आपने टीवी में देख लिया, लेकिन ये कानूनी रूप से थोड़ी ना मान लिया जाएगा, टीवी में आ गया तो आ गया। आप जाएंगे लोकसभा में, इसको दिखाएंगे, बहुमत पास करेंगे। अब बहुमत जब फ्लोर आएगा, बहुमत पास करनी होगी, तो कितने सीटों की जरूरत होगी, तो 272 इनको दिखाना पड़ेगा, 73, ठीक है, 273 का आंकड़ा इनको छूना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूरे मेजोरिटी के 50% होता है, टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1 कितना हुआ 273, जैसे 545 है, ठीक है, हाँ 545 है, तो इसका बहुमत दिखाने के लिए आपको 273 सांसदों की जरूरत पड़ेगी लोकसभा में। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार को अपनी यथास्थिति की, उसकी उनका विश्वास लोकसभा में बना हुआ ताकि सरकार ना गिरे, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होती है। ये दो समय जरूरत पड़ सकती है, कब, एक चुनाव लड़के आएंगे तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा, फ्लोर टेस्ट में पास होना पड़ेगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ, और दूसरा जब कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ले आता है तो उसको भी इसी के साथ रोकना पड़ेगा। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर विपक्ष लाता है, ठीक है, तो आपको 273 बिलों के साथ उसको रोकना पड़ेगा, नो वोट करना पड़ता है कि नहीं ये पास नहीं होना है। और सरकार लाती है कॉन्फिडेंस मोशन, जब
चुनाव लड़के आती है तो फिर कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, फिर उसको 273 वोटों के साथ उसको पास करना होता है, ठीक है। तो ये हो गई इफेक्टिव सॉरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब आइए जो सबसे ज़्यादा चर्चा किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। देखिए टाइप 3 टाइप 4 पहले हो गया, तो टाइप 1 में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ठीक, इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। आपने अभी देख लिया इसके 4 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब आप इतना जानते हैं कि 2/3, ये तो नॉर्मल है, ठीक है, इतना सब जानते हैं। टाइप 1 का इस्तेमाल होता है, कहाँ होता है ये बताते हैं, आर्टिकल 249 के तहत। इसमें क्या होता है, जब राज्यसभा पार्लियामेंट को ये एम्पावर करती है, ताकत देती है कि आप किसी स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, राज्यसभा संसद को ये ताकत देती है, ये बिल पास करके किसी स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा, कि आप जो है किसी स्टेट सब्जेक्ट पे ये कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो वो जो जो बिल पास होगा वो 2/3 का प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जैसे सिंपल मेजॉरिटी क्या होती थी, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 50% प्लस वन ना, जैसे 200 लोग आए तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 101 लोगों की, ठीक है, 101 की। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें 2/3 मतलब 200 लोग आएंगे तो 150 वोटों की जरूरत पड़ेगी, सॉरी 150 कह रहे हैं। अब 200 का कितना हो जाएगा, 120 जोड़ लीजिए, वो 126 के आसपास, ठीक है, जो भी बनता हो, हाँ 126-27 वोटों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्पेशल मेजॉरिटी हो गई बिल को पास करने के लिए, ठीक है। ये हो गया टाइप 1। यहाँ पे सीधा क्या जरूरत पड़ेगा, फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से। टाइप 1 में आर्टिकल 249 के तहत, हाँ, आर्टिकल 249 के तहत 2/3 के द्वारा बिल पास करना पड़ता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल सा खेल हो गया, ठीक, कुछ नहीं करना है। ये कब, 249 क्या आर्टिकल, एक बार जाइए अपने किसी भी एक्ट में या पॉलिटी की बुक में देख लीजिए। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जब राज्यसभा पार्लियामेंट को एम्पावर करती है, ये ताकत देती है कि आप किसी भी स्टेट बिल पे आप कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ना, 246 आर्टिकल 246 की तरह 3 प्रकार की लिस्ट होते हैं, सेंट्रल, कंकरेंट एंड स्टेट। सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट। सेंट्रल में सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है, स्टेट में सिर्फ राज्य सरकार बनाती है, और कंकरेंट में स्टेट और राज्य दोनों बनाती है, ठीक है। और जिसका जिनका अब सेंट्रल मान लीजिए एक ही विषय पे सेंट्रल स्टेट दोनों बना दिया तो सेंट्रल वाला लागू हो जाता है। तो हमेशा सेंट्रल दो कहाँ बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट पे और कंकरेंट लिस्ट पे। लेकिन कभी क्या होगा कि कंकरेंट अगर स्टेट लिस्ट पे भी सेंट्रल को बनाना हुआ, स्टेट वाले पे भी बनाना हुआ, तो फिर यही जो मैं बताया हूँ कि राज्यसभा एम्पावर करेगी 249 के तहत, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग के तहत, ठीक है। इतना हो गया। आइए दूसरा बताते हैं, टाइप 2 वाला क्या है सिस्टम। देखिए यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब किसी, मान लीजिए जब संवैधानिक संशोधन करना होता है, संविधान का संशोधन करना होता है, ठीक है, तब क्या करना होता है सरकार को, ये खेल है, ठीक है। इसका समझिए, इसमें भी वही है, क्या है जो चेंज आएगा मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले को ही आगे करिएगा, क्या, 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, वही होगा, प्लस 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जो वोटिंग होगी ये करिएगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा 273 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप समझे, कहेंगे सर ये क्या है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर से ध्यान से समझिएगा। जब संविधान का संशोधन करना होता है, ठीक है, तो आपको 2/3 की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो रिजल्ट आएगा, उसका जो इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, टोटल रिजल्ट आएगा 273 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है सर कि अगर 300 लोग आते हैं, ठीक है, अगर 300 लोग आते हैं तो 2/3 उसका कितना हो जाएगा, 200। इससे बिल नहीं पास होगा, समझ गए। अब कितना, साढ़े, अब मान लीजिए 400 लोग आ गए, ठीक है। तो ऐसा लेता हूँ जो बताने में आसानी हो, ठीक है, मतलब जिनकी गिनती आप कर सकें, ठीक है। मान लीजिए 360 लोग आ गए, आप 2/3 में, ताकि आराम से डिवाइड कर सकें, यहाँ कैलकुलेट नहीं करना बैठ के मैथ लेके, ठीक है। मान लीजिए 360 लोग आ गए, ठीक है। अब इसका 2/3 कितना होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा
240, वो सब मिटा दें, हाँ। मान लीजिए 360 लोग आ गए। अब इसका कितना होगा सर? मान लीजिए किसी दिन 360 लोग आए हैं, 2/3 के साथ संविधान संशोधन पास कर रहे हैं, तो इसका 2/3 वोटिंग हुआ, कितना पड़ गया इसमें? 240। सर यहाँ पे भी बिल पास नहीं होगा। अब समझ रहे हैं, यहाँ पे भी बिल पास नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कहेंगे अब क्या करें भाई, ये बिल पास ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब और लोगों को बुला के लाइए, ठीक है। बोले चलो एक काम करते हैं, आज 480 लोग आ गए, ठीक है, 480 लोग आ गए। अब 480 का 2/3 कितना हो जाएगा, ठीक है, 320। ये 273 से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? यहाँ बिल पास हो गया। कुल मिलाकर 2/3 वोटिंग होना चाहिए, 2/3 का वोटिंग होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट जो है 273 से ज्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं टाइप 2 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। संविधान का संशोधन करना होता है तब इस बिल को लाया जाता है, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से उस बिल, संवैधानिक संशोधनों के बिल को दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा इसको पास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, टाइप 1 टाइप 2 हो गया, हाँ। अब टाइप 3 टाइप 4 पे देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 टाइप 4 पे देखिए, टाइप 1 मैंने बता दिया, राज्यसभा 2/3 के साथ पास करती है, पावर देती है, ठीक है। टाइप 2 बता दिया मैंने आपको, संवैधानिक संशोधन करना होता है, 2/3 का पास 2/3 की वोटिंग चाहिए, उसके साथ साथ 50% ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। यही चीज टाइप 3 में होगा, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी संविधान संशोधन की ही बात कर रहा हूँ मैं। अंतर ये है यहाँ पे कि संविधान का संशोधन कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी फेडरल स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ रहा है, मतलब उस संवैधानिक संशोधन करते हुए अगर राज्य, क्या कहते हैं, राज्य भी प्रभावित हो रहा है, तब वहां पर राज्यों की परमिशन की जरूरत है। संवैधानिक संशोधन अभी जो टाइप 2 में बताया वो तो सब रहेगा ही रहेगा, इसके साथ क्या जोड़ेंगे आप? 50% 50% स्टेट की परमिशन चाहिए, भारत के कम से कम 14 से 15 राज्यों की परमिशन चाहिए, जो कि वो अपने विधानसभा में उस बिल को 50% मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास कर दें। जब किसी फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लाना होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तब वहां पे संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया तो फॉलो होगी, मगर साथ ही साथ 50% राज्यों की भी जरूरत होगी। मगर इन राज्यों की परमिशन या इन राज्यों की जो वो क्या होती, क्या कहते हैं, एडवाइस जो होती है, सलाह होती है, जो सरकार को मान्य नहीं होती है, उसके साथ साथ कि कितने समय पे, ठीक है, सॉरी, मान्य होती है मगर कितने समय पे, कितने टाइम बाउंड मैनर जो होता है, उस बाउंड मैनर में जो कितने समय में आप राज्य पास कर रही है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सरकार जब तक चाहे उसको, क्या कहते हैं, वेट कर सकती है। जैसे कि जीएसटी जब पास करना हुआ, तो यहाँ पे भी 50% राज्यों की जरूरत होगी। मान लीजिए सरकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ संशोधन करना चाह रही है, जिसमें विधायक भी वोट करते हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव में, या फिर कुछ ऐसा ही जो फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, संघीय ढांचा को अगर थोड़ा कुछ टेढ़ा मेढ़ा अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 50% जो मैंने बताया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जो मैंने बताया, उसके साथ ही साथ 50% राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी। समझ गए, ठीक है, हो गया। अब आइए नेक्स्ट बताते हैं आपको, टाइप 4 क्या है, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं द टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी। भारतीय संविधान में दी गई मेजोरिटी का जो सबसे कठिन मेजोरिटी है, ठीक है, सबसे कठिन, जो सबसे कठिनाई भरी मेजोरिटी है, वो है टाइप 4। अब ये क्या है, यहाँ पे जब राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच करना होता है, ठीक है, इम्पीच का मतलब जब उनको महाभियोग लाना होता है, तो महाभियोग लाने के लिए यहाँ पे इस मेजोरिटी की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता, यहाँ पे 2/3 यहाँ पे भी जरूरत है, लेकिन ये टोटल मेंबरशिप, ठीक है, टोटल मेंबरशिप मतलब क्या सर? इसका मतलब ये है कि 545 का जो 2/3 होगा, इतना आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मतलब कितना, 300, कितना, 73 64 ऐसे कुछ हो रहा है, लगभग 360 70 के आसपास, इसको देख लीजिए कितना हो रहा है। तो उतना उतना मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कहाँ, लोकसभा में। और इसके साथ ही साथ आपको राज्यसभा में भी 245 का जो 2/3 होगा, ठीक है,
वो आपको चाहिए ही चाहिए। कितना आएगा? 165 या ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी आप कहेंगे तो इसके पिछले क्या था? पीछे ये था सर, 2/3 वहाँ चाहिए ही चाहिए, लेकिन वहाँ का जो 50% स्ट्रेंथ को पार करना होता था। अगर मान लीजिए आप वोटिंग कर रहे हैं वहाँ पे, जो संवैधानिक संशोधन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है, वो अगर 273 के पास अगर 274 आ रहा है, तब तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो 274 पे भी आप नहीं हटा सकते। उनको पूरे जितना पूरे संसद का जो वो है, लोकसभा का जितना बहुमत है चाहिए, लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 चाहिए। ठीक है, कितना? 545, ठीक है, जितना होगा उतना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कठिनाई भरी मेजोरिटी है ये, इसको कहते हैं द टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी इज गिवन इन कहाँ पे? आर्टिकल 61। जब राष्ट्रपति संविधान की क्या कहता है, वो छेड़छाड़ उल्लंघना करता है, सो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आर्टिकल 61 में है। तो मैंने आपको आज 3 प्रकार की मेजॉरिटी, हमने 4 प्रकार की मेजॉरिटी बता दिया। मैं आपको जल्दी जल्दी से एक बार फिर से बोल देता हूँ। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी कहा जाता है। इसका मतलब है 50% प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने लोग भी आए हों वो वोट करें, और जितने लोग आए उसको 50% प्लस वन, मतलब 200 लोग आए हैं तो वहाँ पे 101 की जरूरत होगी, 300 आए हैं तो 151 की जरूरत होगी, 400 लोग आए हैं तो वहाँ पे 201 की जरूरत होगी। तो उसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी किसको कहते हैं? इसको दादन मेजॉरिटी कहा जाता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर जितनी वैकेंसी हो गई है, मान लीजिए 500 में से 150 लोग, क्या 145 लोग की 145 सांसदों ने रिजाइन कर दिया लोकसभा से, उसकी इफेक्टिव मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी? 400। तो अब कितने वोट की जरूरत होगी वहां पे? 200 प्लस वन, ठीक है, 201 लोगों की जरूरत होगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में किसको हटाया जाता है? स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। तो इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा बता, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो पूरे सदन के जितना स्ट्रेंथ है उसका 273, 272 प्लस वन, ठीक है, 273 लोग की जरूरत है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जब सरकार को अपना बहुमत साबित करना होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के फ्लोर पे क्या कहते हैं, बहुमत साबित करने के 273 वोटों की जरूरत होती है। ये जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आपको पता है सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी है, फला फलाई दोनों सदनों में इस्तेमाल होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल कब होगा? जब सरकार को अपने बहुमत या अपना विश्वास लोकसभा में दिखाना होगा, ठीक है, और संसद के प्रति, और वो सिर्फ लोकसभा में ही जरूरत है विश्वास, राज्यसभा में जरूरत नहीं है सरकार होने के लिए, ठीक है। तो मतलब सर राज्यसभा में उतना स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं। तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी का टाइप 2 टाइप 1 देख लेते हैं। टाइप 1 होता है जब राज्यसभा, ठीक है, पार्लियामेंट का एम्पावर करती है कि आप बिल बनाइए, कब? स्टेट लिस्ट में। तो वहां पे जितने भी स्ट्रेंथ होगा 2/3 का उसका चाहिए, ठीक है। अगर 300 का स्ट्रेंथ है कितना चाहिए? 200 चाहिए। 360 का स्ट्रेंथ है कितना चाहिए? 240 का चाहिए, ठीक है। सिंपल सा, उसको कहते हैं टाइप 1 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 का चाहिए, ठीक है। टाइप 2 क्या चाहिए? टाइप 2 क्या होता है? संवैधानिक संशोधन करना होता है। इसमें क्या होता है सर? 2/3 की वोटिंग चाहिए, लेकिन जो रिजल्ट आए, एंड रिजल्ट जो आना चाहिए वो 273 से ज्यादा होना चाहिए। कहाँ? लोकसभा में। और सर वहां पे कितना, क्या कहते हैं, राज्यसभा में कितना? 245 का आधा कितना होता है सर? आप कह सकते हैं 122, ठीक है, लगभग मोटा मोटा 122। तो वहाँ पे 123 वोटों की जरूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे 123 वोट मिनिमम आपको आने ही आने चाहिए। कब? संवैधानिक संशोधन करना है तो राज्यसभा में संवैधानिक संशोधन बिल को एट लीस्ट कम से कम 123 वोटों की जरूरत है, और प्लस आप जितनी दिला दीजिए और अच्छी बात है, ठीक है। तो टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3, सर वही संवैधानिक संशोधन, वही जो दोनों सदनों में होना, लेकिन वो इसके साथ ही साथ जब किसी उस संवैधानिक संशोधन, आप जब संघीय ढांचा में कुछ चेंजेस लाते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में कुछ, नॉर्मल आर्टिकल में प्लस माइनस करना होगा संविधानिक संशोधन द्वारा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देना था, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जीएसटी, जैसे जीएसटी तो राज्य सरकारों भी प्रभावित होंगी, स्ट्रक्चर उनका चेंज होगा, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। साथ ही साथ क्या कहते हैं, 50% राज्यों, मतलब कम से कम 28 राज्य हैं, तो 14 से 15 राज्यों की जरूरत होगी सिंपल मेजोरिटी द्वारा, वो अपने सदन में पास करेंगे, ठीक है। अब टाइप 4 कहते हैं महाभियोग वाला मेजोरिटी, जो स्पेशल, जो टफेस्ट काइंड ऑफ मेजोरिटी है, आर्टिकल 61 में दे रखा है। इसमें राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा? 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप इन द हाउस, मतलब 545 लोकसभा का 2/3, 373 74 ऐसा कुछ है, ठीक है। इतनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लोकसभा में कम से कम इतना चाहिए, एटलीस्ट 273, 274, 300, 310 इससे नहीं, आपको कम से कम उतना लाना होगा जितना बताया हूं मैं, ठीक है। प्लस
राज्यसभा में 165 सीट वोट कम से कम चाहिए, 245 का जो आप बाँट लीजिए वो कितना होगा, क्या कहते हैं? 2 उसका वो 2/3 वोट, ठीक है? उतना राज्यसभा में उसकी उतनी ज़रूरत होगी। तो ये हो गया सभी प्रकार की मेजॉरिटी। आप कमेंट में करके बताइए इसमें क्या गलतियाँ, कुछ अगर मुझसे गलत हो गया हो बताने पे उसको कमेंट में करिए, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर ऐड ऑन कर दूँगा। अगर नहीं समझ में आया है, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आप फिर से कमेंट करके हमको प्लीज़ बताइए सर कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर मैं दोबारा इस वीडियो को बना दूँगा। इसको इस बड़ी बात नहीं कि दोबारा क्यों बनाऊँगा, ठीक है? दोबारा भी बना दूँगा, लेकिन आप इसको फिर से बार-बार इसको देखिए, इसको समझिए, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर जितने लोग भी देख रहे हैं कम से कम किसी एक लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? और इसको सब्सक्राइब करने के लिए करिए। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों, अपने जो भी पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, ना भी कर रहा हो, आम आदमी को भी तो इसकी क्या कहते हैं इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो इसको आप भेजिए। तो ठीक है फिर, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।